तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों का लास्ट क्लास में शुरू हो गया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाने के लिए आपको मैंने एक आध दो एग्जाम्पल भी दिए थे। वो एग्जाम्पल में सीधी सी बात मैंने बोली थी कि अगर किसी चार्ज को तुम्हें कहीं पर ले जाना है तो उन दो पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई ना कोई डिफरेंस होना चाहिए। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ कुछ मिलता जुलता फिजिकल क्वांटिटी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से। मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में वो जिम्मेदारी होती है हाइट की। बहुत सिंपल है, पानी का फ्लो हमेशा हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तरफ होगा। मतलब ऊंचाई से नीचाई की तरफ पानी का फ्लो होता है ऑटोमेटिकली। अगर तुम्हें नीचे से ऊपर भेजना है तो तुम्हें मोटर लगानी पड़ेगी, तब हम कहेंगे इस तरफ ज्यादा पोटेंशियल है उस तरफ कम पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल का मतलब होता है कि कहां से कहां जाएगा वो बताने के लिए एक पॉइंट की हम कुछ एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, किस हर एक पॉइंट की के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो ये बताती है कि वहां से चार्ज किधर जाएगा, वहां से चार्ज कहां जाएगा। मतलब वो दो पॉइंट होने जरूरी है जहां पर भेजना है वहां के लिए भी, मतलब हमें कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे कि तुम्हारे घर में 3 फ्लोर हैं, तो तीसरी फ्लोर से पानी दूसरे पे आएगा, दूसरे से पहले पे, पहले से जीरो पे। मतलब हाइट के हिसाब से वो सेटिंग बैठी है अपने आप। पहले दूसरे में पानी दूसरे से पहले में आएगा, पहले ग्राउंड के पानी ग्राउंड पहले से ग्राउंड में आएगा। तो ये डिपेंड करता है कौन हाइट में ज्यादा है कौन हाइट में कम है। ऐसी चार्ज के साथ भी होता है। चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आएगा। हाई मतलब ज्यादा ऊंचाई पर, लो मतलब कम ऊंचाई पर। अब यहाँ ऊंचाई एग्जैक्टली वैसे नहीं है, तो वो एग्जैक्टली होता है वर्क डन से। जैसे कि तुम्हें तीसरी मंजिल पर अगर पानी ले जाना है तो ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कि जितना ज्यादा वर्क डन करोगे वहां तक पानी ले जाने के लिए, उतना ज्यादा पोटेंशियल भी हो जाएगा उस जगह का। तो वर्क डन से हम एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो यहां पर भी आपको और मैं समझाता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खाली बताया था, अभी मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी बताता हूं। जैसे आपके पास कोई एक वायर है, ठीक है। इस वायर में बैटरी बुटरी जुड़ी है या नहीं जुड़ी है वो अलग बात है, मान लेते हैं जुड़ी है। तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने बी। एक छोटा सा चार्ज लिया क्यू, उस चार्ज को मैं इधर से इधर तक लाता हूं, ठीक है। तो मुझे ज्यादा वर्क डन करना पड़ता है, ए से बी तक ले जाने में मुझे वर्क डन करना पड़ता है। मतलब अपने आप नहीं जाता, मतलब मुझे करना पड़ता है। तो अब जैसे कि तुम्हें पहली मंजिल से तीसरी मंजिल पे ले जाना है तो तुम्हें चीज को उठा के ले जाना पड़ेगा, लेकिन दूसरे से पहले पे ले जाना है तो वो अपने आप नीचे आ जाएगी आसानी से धड़कते हुए। कम मतलब ऊपर से नीचे आने में मेहनत कम लगती है, नीचे से ऊपर जाने में मेहनत लगती है। तो एक मिनट रुक जाओ, रुको जरा, ध्रुव की क्लास कनेक्ट नहीं हो रही। रुकना बच्चों, देखो जना मैं ध्रुव की क्लास क्यों कनेक्ट नहीं हो रही।
तो अगर तुम लेके जा रहे हो तो मेहनत करनी पड़ रही है, इसका मतलब है कि बी का पोटेंशियल यानी कि वर्क डन जो है तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है ए से बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी जो आएगा वो वर्क डन करना पड़ रहा है तो पॉजिटिव का आएगा, यानी कि डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाय जो चार्ज ले जा रहे हो क्यू। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में अगर ले जा रहे हो और अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन मतलब जब तुम इधर से उधर लेके जाओगे। अच्छा मान लेते हैं तुम यहां से यहां लेके गए, तो वो जो वर्क डन आएगा ना वो ऑटोमेटिकली माइनस का वर्क डन आ जाएगा। ए और बी के बीच का बच्चों जो वर्क डन आएगा ना वो ऑटोमेटिकली माइनस का आ जाएगा, यानी कि जब तुम माइनस का पोटेंशियल डिफरेंस आया, पोटेंशियल का डिफरेंस मतलब वी बी माइनस वी ए, इसको वी ए बी लिखते हैं, मतलब तुम ए से बी में जा रहे हो तो बाद वाला पोटेंशियल माइनस पहले वाला पोटेंशियल। आपको बेसिकली अभी के लिए अगर ढंग से समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करो, आप एक फॉर्मूला याद कर लो। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कहां से कहां तक वर्क डन कर रहे हैं, पर ले जाने में जो वर्क डन किया चार्ज को पर यूनिट चार्ज, चार्ज का डिवाइड कर दिया। जो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है बच्चों, ये आपकी एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। इसमें जो फाइनल आंसर है उसमें डायरेक्शन नहीं होती है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है ए से बी का, उसमें डायरेक्शन नहीं है। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, उसमें डायरेक्शन नहीं है। और बात बताता हूं मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपको क्लास 12th में ज्यादा अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, क्योंकि वहां पर आप उसको पूरी मैथमेटिक्स आती है। फिर दूसरी बात मुझे बतानी है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चार्ज ना पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज सर फ्लोज फ्रॉम हाई बेटा। सर जब वो हाई से लो की तरफ आएगा तब तो नेगेटिव होगा। मतलब पोटेंशियल घटेगा, सर हाँ जैसे, पोटेंशियल घटेगा ना। हाँ सर, जब जैसे अच्छा ये बी तुम से लेके ए जा तक रहे आएगा। हो, हाँ तो वर्क डन नेगेटिव होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। मतलब ऐसे समझो तुम, तुम्हारे पास एक चार्ज है क्यू, उसको तुम ए और बी के बीच में कहीं छोड़ देते हो तो वो किस तरफ जाएगा? ऑटोमेटिकली छोड़ देते हो तो किस तरफ जाएगा? सर लोअर की तरफ, लोअर की तरफ। ए और बी नीचे में की लोअर तरफ। कौन सा है? सर ए। ए। वेरी नाइस। ए। ए लोअर है तो ए से बी। और अपने पास जो बैटरी होती है ना, बैटरी में लिखा रहता है ना पॉजिटिव माइनस, तो बैटरी में जहां पॉजिटिव यस सर। लिखा रहता है वो होता है हाई पोटेंशियल, और बैटरी में जहां नेगेटिव लिखा रहता है वो होता है लो पोटेंशियल। ठीक। यस सर। अच्छा पॉजिटिव तो फ्लो करता है हाई से लो, लेकिन नेगेटिव चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है? लो टू हाई। उल्टा। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। तो और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है, तो यहां पर हम ऐसे लग सकते हैं, सो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चली जाती है। आ गया समझ में बच्चों? यस सर।
ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ये बात याद रखनी है तुम्हें, और ये फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज याद रखना है, और ऐसा यूनिट जूल पर कूलम या फिर वोल्ट, ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, डेफिनेशन भी तुम्हें कभी कभार लिखने को आ सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूछना चाहिए क्लास 10th में। क्लास 12th में ढंग से पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तो अभी के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बस इतना सा ही पढ़ना था हमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग ओम्स लॉ पे। कोई जानता है ओम्स लॉ? सर रेसिस्टेंट की वो हम्म, यूनिट। नहीं, हाँ रेजिस्टेंस की यूनिट होती है एक्चुअली। ओम एक साइंटिस्ट का नाम था, उनका एक लॉ था, वो लॉ हमको समझना है। ओम्स लॉ समझने के पहले हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल सर्किट को समझ लेते हैं। जानते हो क्या इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? Sir, the rate of flow of electric charge. उसको तो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं बेटा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट और कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट के वो, ये सब अपने इसको कॉपी करके अपने वाले में ले आते हैं। ओम्स लॉ के पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ लेते हैं। छोटा क्यों नहीं हो रहा है यार? मेरे पास माउस नहीं है ना, माउस होता तो छोटा हो जाता। रुक जाओ जरा, करके ही मानेंगे अब हम। माउस नहीं है तो माउस की जगह कुछ और व्यवस्था बनाते हैं। सर हाँ बेटा। सर अभी मैं 2 दिन नहीं आ रही थी, तो आपने मतलब जो करवाया तो आप बता देंगे क्या? हाँ हाँ बता दूंगा, ओके। डोंट वरी, बता दूंगा। क्यों नहीं हो रहा है छोटा? सर आपने इससे पहले वाली क्लास में सर पीडीएफ नहीं भेजी थी। अभी भेज दूंगा। सर आपसे मैंने बोला था ग्रुप पे, तो सर आपने
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले की भेजी थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब बढ़ाया था वो उसकी नहीं भेजी थी आपने। चलो ठीक है, मुझे लगा तुम उसके पहले की मांग रहे हो। नो सर। भेज दूंगा, भेज दूंगा। चलो अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा मतलब पूरा सेटअप होता है जिसमें करंट का फ्लो करवाते हैं। उस सेटअप में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बेसिकली उस सेटअप का काम है करंट का फ्लो कराना। वो सेटअप इलेक्ट्रिक सर्किट तभी बोले जाएगा तब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही होगी या कर सकती होगी। अगर फ्लो नहीं कर सकती तो फिर उसको इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? अ क्लोज्ड पाथ इन विच करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। बल्ब है, बल्ब को लिया हमने, उसके दो तार लिए और तार को लेकर के ऐसे अपने उसमें लगा दिया, तो करंट आएगी, बल्ब में से होकर के गुजरेगी और वापस चली जाएगी। क्लोज्ड पाथ हो गया, क्लोज्ड पाथ हो गया और बल्ब चमक रहा है, करंट फ्लो कर रही है, यानी कि तो करंट फ्लो करती है, तब हम उसको लगाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। आ गया समझ में? यस सर। अब इलेक्ट्रिक Yes, सर्किट sir. में यस सर। बहुत सारे आइटम होते हैं, ठीक? इनको हम बारी बारी से समझ लेंगे। बहुत सारे आइटम होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, इनको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि बल्ब, ये बल्ब का सिंबल है ऐसा, ठीक है? ये है बल्ब का ऐसा सिंबल, मतलब आप ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे और ऐसे ऐसे बना देते हो तो ये बल्ब हो जाता है। मैं कैसे बनाता हूं? ये भी बल्ब का सिंबल है और जो इसमें बनाया है ये भी बल्ब का सिंबल है। ये दोनों ही हमारे बल्ब के सिंबल हैं। बल्ब बेसिकली क्या है? एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ये करंट के फ्लो का यूज करता है, चार्ज के फ्लो का यूज, और ये सम फॉर्म कन्वर्ट एनर्जी करता है। यहां पर ये कन्वर्ट एनर्जी करता है। किस फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है बल्ब। आया समझ में? Yes, यस sir. सर। बल्ब का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? जिस हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है। अच्छा, बल्ब के बाद ये है की। की मतलब स्विच, स्विच जैसा। स्विच और की अलग अलग सिंबल हैं लेकिन काम एक ही है दोनों के। ये प्लग की ऑफ की है और ये प्लग की ऑन की है। की मतलब बाजार में जो साइंस के इक्विपमेंट आते हैं, फिजिक्स वाले प्रैक्टिकल जो लैब में रखे रहते हैं, उसमें एक की रहता है। वो एक ऐसा छोटा लकड़ी का रहता है और उसमें एक ऐसे आइटम रहता है जिसको तुम अंदर डाल देते हो तो स्विच ऑन हो जाता है, और उस आइटम को बाहर निकाल लेते हो तो स्विच ऑफ हो जाता है, ठीक है? तो जब अंदर डाल दिया तो ऑन है, ऑन को हम प्लग की कहते हैं, और ऑफ को भी हम प्लग की कहते हैं, लेकिन उसमें हम बीच में डॉट नहीं बनाते। इट ब्रेक्स द सर्किट, इट स्टॉप्स द करंट। अच्छा, ब्रेक द सर्किट स्टॉप द करंट वाली बात आपको पता है क्या? ब्रेक द सर्किट स्टॉप द करंट मतलब जानते सर हो ये क्या? करंट होने नहीं देता, बोलो बोलो बोलो। करंट फ्लो तो मतलब स्टॉप कर करंट देता को है। फ्लो नहीं होने देता। हाँ, कब फ्लो नहीं होने देता? से जब मतलब जब वो के ऊपर हो जाती हुई। सर जब वो ऑफ पोजीशन में होता। तो ऐसा कहाँ देखा तुमने ऐसा, और ऐसा कैसे होता है? क्या सर तुम जब कर स्विच सकते बंद हो? रहेगा तो तो वो बल्ब ब्लॉक करता कैसे है, सर फ्लो जैसे करेगा? मतलब उसको तोड़ देता है। जो स्विच अपन ऑन करते हैं जब वो उसको जोड़ता है, जब अपन हाँ। उसको ऑफ कर दे तो वो उसको मतलब तोड़ देता है। किसको तोड़ देता है? सर जो दो तार होते हैं ना उनको, मतलब मतलब उनमें जो बीच में कनेक्शन करवा रहा था हम्म वो ब्रेक कर देता है वो। मतलब दूर दूर कर देता है। हाँ सही बात है, बिल्कुल। फिर बताता हूं मैं। होता क्या है कि अगर करंट का फ्लो करना है तो तार को आपस में जुड़ा होना चाहिए, ठीक? यस सर। स्विच होता है मतलब जो अपने घरों में लगा रहता है स्विच, वो क्या करता है, जैसे हम उसे ऑन ऑफ करते हैं तो वो ऑफ करा तो वो ऐसा हो जाता है, ऐसा हो गया यानी कि कनेक्शन टूट गया। ऐसा हो गया, ऑन करते ही तो कनेक्शन जुड़ गया, फिर टूट गया कनेक्शन, फिर जुड़ गया कनेक्शन, यस फिर सर। टूट गया कनेक्शन, फिर जुड़ गया कनेक्शन, टूट गया कनेक्शन, जुड़ गया। अब इसके कई तरीके हैं।
जैसे कि मान लो एक परमानेंटली दूर दूर है, ठीक है, ये की बात कर रहा हूं कि परमानेंटली दूर दूर है, लेकिन बीच में तुम कुछ फंसा दो, ऐसे कुछ फंसा दो बीच में जिससे कि ये आपस में जुड़ जाएं, समझे क्या? यस सर। हाँ जब आयरन की चीज ऐसे। आयरन है। ऐसे जो करंट लोहे पास की, कर सके। हाँ 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 हाँ, लोहे की कोई चीज डाल दी। शिवी तुम पहले दिन आई हो आज, क्यों बेटा? वीडियो ऑन करो। पहले दिन आई हो तुम बेटा? यस सर। तो अभी तक तुमने कुछ कहीं पर पढ़ा है क्या? यस सर। पढ़ा है, ये चैप्टर पढ़ा है थोड़ा बहुत? सर व्हाट? ये चैप्टर, हैव यू रेड दिस चैप्टर anywhere in school or in any institute? Yes sir, the online classes that I was taking. You were taking online classes from school? Yes sir. ठीक है, तो do you know anything about electric current? What is electric current? Sir, electric current is the rate of flow of electric charge. Very nice. तो आपको जो ये मैं बता रहा हूँ ये समझ में आ रहा है? Yes sir. ठीक है, फाइन, वेरी नाइस। तो Thank you sir. अभी तो देखो बच्चों, क्या है कि शुरू हो रहा है ये चैप्टर, समझ लो ऐसे। ये चैप्टर अपने फिजिक्स में है ही 2-3 चैप्टर, और बड़े बड़े ही हैं सारे चैप्टर। तो अभी इसमें हम लोग केवल भूमिका बना रहे थे। भूमिका मतलब वो भूमि वाली भूमिका नहीं, दूसरी भूमिका, इंट्रो, वो बेस बना रहा है, ऐसे समझो। तो भूमिका बनाने का मतलब है हम सब चीजें जान रहे हैं और उसके बाद फिर इनका यूज करेंगे। आगे बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे हम लोग, ओलंपियाड लेवल तक के सवाल करेंगे इस चैप्टर के, मतलब पूरे 10th में ओलंपियाड और एनटीएससी लेवल तक के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। हमारे स्टडी मटेरियल में सब कुछ अब बढ़िया है। और ठीक, अब जैसे हम लोग का जो छूट गया है, आपका बच्ची आपका शिवी का इसका छूट गया, आपको हम लोग क्या करेंगे, वो रिकॉर्डिंग्स हैं, वो रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड भी करनी है ये वाली, तो वो आपको मैं आज लिंक भेज दूंगा ग्रुप पे ही, तो आप देख लेना। और जब आप लोग फीस वीस दे दोगे तो एप्लीकेशन में आप लोग एनरोल हो जाओगे, तो एप्लीकेशन का क्या कहते हैं, एप्लीकेशन में ही सारे वीडियोस आने लगेंगे, वीडियोस, स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीजें। जैसे लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर थोड़ा डिले हो जाता था, इस बार डिले नहीं होगा बिल्कुल। ओके, तो हम बात करते हैं स्विच की। स्विच का शेप ऐसा होता है, काम दोनों के सेम है, ऑफ मतलब अलग अलग और ऑन मतलब सेम। फिर आते हैं हम लोग रजिस्टर। रजिस्टर जो होता है वो क्या करता है, करंट का अपोज करता है। क्या करता है रजिस्टर बच्चों? करंट का अपोज करता है। इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। अ वायर कैन आल्सो एक्ट एज अ रजिस्टर। फिर आते हैं हम लोग वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर को रेओस्टेट कहते हैं। वेरिएबल रजिस्टर का मतलब है उसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो बीच में ही, सर्किट चलते चलते ही तुम उसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो, इसको कहते हैं अपन वेरिएबल रजिस्टर। फिर उसके बाद आते हैं अनकनेक्टेड कंडक्टर, मतलब जैसे दो वायर जा रहे हैं, अगर कनेक्टेड है तो ऐसे लाइन बनेगी, और वायर जा रहे हैं और कनेक्टेड नहीं है तो ऐसे लाइन बनेगी। समझ गए? कनेक्टेड, अनकनेक्टेड। ये जो एडिशन वाला है ये कनेक्टेड हो गए और नीचे अनकनेक्टेड। ठीक, अलग अलग हैं। कनेक्टेड में आपको ऐसे डॉट सा बना रहेगा जो इनके बीच में है डॉट। आप मिस्टेक मत करें, आपको अगर कंडक्टर्स को अनकनेक्टेड करना है तो ऐसे करके बना दिया करो। दो वायर जा रहे हैं, एक वायर ये जा रहा है, एक वायर ये, कनेक्ट नहीं है ये वायर, तो ऐसे करके डायग्राम में बना दो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अनकनेक्टेड रजिस्टर है। अगर जरूरत पड़ी है तब के लिए, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, ये आपको अभी भी जरूरत आएंगी और आगे भी जरूरत आएगी। एमीटर। एमीटर क्या चीज होती है, कौन बताएगा? नाम से ही पता चल रहा है एमीटर। क्या कह रहा है, नाम से क्या क्या पता चल रहा है हमें? एमीटर मतलब, एमीटर का फुल फॉर्म है एम्पियर मीटर। वेरी नाइस। इट मेजर्स द फ्लो ऑफ चार्ज, इट मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर मीटर पूरा नाम है एम्पियर मीटर। एम्पियर किसकी यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक करंट। वेरी गुड, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो एम्पियर का मीटर, एम्पियर को नापने वाला मीटर एमीटर। ठीक है, ये जो एमीटर है इसमें प्लस और माइनस साइन होते हैं। इसका मतलब इसको जोड़ना कैसे है, तुम्हें बैटरी में जब तुम बैटरी जोड़ोगे तो वहां पर जो प्लस साइन होगा बैटरी का, उसको एमीटर के प्लस से, और इसका माइनस साइन जो होगा उसको एमीटर के माइनस से जोड़ना है। ध्यान रखना इस वाली बात को।
आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, एक क्वेश्चन ये भी आता है, आपको 4 सर्किट बना के दे देगा, बोलेगा कौन सा सर्किट सही है, तो उसमें आपको क्या देखना पड़ेगा कि प्लस प्लस जुड़े होने चाहिए, माइनस माइनस जुड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं है प्लस माइनस से जुड़ा है माइनस प्लस से, तो हो गया घपला। एमीटर का काम है फ्लो ऑफ करंट को, इट मेजर्स द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को मेजर करना, ठीक है। ये कैसे चिपका के रखते हैं हम लोग, सीरीज में लगाते हैं। सीरीज का मतलब हो गया एक के बाद एक, जैसे कि रजिस्टर है, किसमें करंट नापनी है, जिसमें नापनी है उसके साथ इसे बगल में चिपका के रखते हैं, सीरीज में चिपका के रखते हैं। सीरीज मतलब एक के बाद एक लगा के रखते हैं, समझे क्या? यस सर। ठीक है। उसके बाद आइडियल अमीटर, आइडियल मतलब बढ़िया मीटर, बढ़िया मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 0 होना चाहिए। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एनटीएससी में और ओलंपियाड में, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो आइडियल अमीटर में कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। मतलब तुमने अमीटर लगाया, अमीटर का काम क्या है, मेजर करना। अब अमीटर खुद ही एनर्जी लेने लगे और गर्म हो जाए, तो फिर क्या वो सही मेजर करेगा? नो सर। नो सोचो, सर। सोचो, तुम खुद सोचो, जैसे कि तुम किस, हाँ, तो मतलब तुम खुद सोचो, जैसे कि अंपायर है, क्रिकेट में अंपायरिंग कर रहा है, और हम उसको कह दें कि अंपायर जो है वो इस टीम की तरफ से अंपायर लगेगा, तो क्या अंपायर वो सही अंपायरिंग करेगा? नो सर। उसको तो न्यूट्रल नो होना सर। चाहिए ना, उसको उसको किसी टीम से लगाव तो नहीं होना चाहिए, सर वो दोनों के लिए बराबर होगी। बराबर होना चाहिए। तो उसी तरह यहाँ पर एमीटर भी है, एमीटर को तुम उपयोग कर रहे हो और एमीटर नहीं अगर कुछ यूज कर लिया, तो इसका मतलब क्या है, फिर बेकार है तुम्हारा मीटर को लगाना, वो सही वैल्यू बताएगा ही नहीं तुम्हें, क्योंकि वो खुद भी तो यूज कर रहा है। तो इसीलिए अच्छा अमीटर, आइडियल अमीटर का, आइडियल मतलब बेस्ट काइंड ऑफ अमीटर, तो बेस्ट काइंड ऑफ अमीटर हम तभी बोलेंगे जब उसका रेजिस्टेंस जो आएगा वो 0 रहेगा। ठीक, अब आते हैं वोल्ट मीटर। नाम से ही पता चल रहा है वोल्ट मीटर, वोल्टेज को नापने वाला मीटर, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं, उसको सीरीज में जोड़ता है, इसको पैरेलल में। पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे, मतलब इधर ऐसे रजिस्टर के साथ पैरेलल में, पैरेलल मतलब हाथ के दोनों हाथ पकड़ के। सीरीज में मतलब ऐसे में हाथ पकड़ते हैं, और पैरेलल में आमने सामने दोनों हाथ पकड़ते हैं, ऐसे पैरेलल में पकड़ते हैं, ठीक है। सीरीज में एक के बाद एक आता है, और पैरेलल में दोनों सब आमने सामने हाथ पकड़ते हैं। फिर इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स के बीच में लगाते हैं, तो ये 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। ये कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। और आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस इंफिनिटी, यहां पर भी तर्क वही है, अगर इसमें करंट चली जाएगी तब तो फिर बेकार है ना काम, इसमें करंट नहीं जानी चाहिए, मतलब इसमें करंट नहीं जाने का मतलब इसमें कोई भी करंट का यूज नहीं होना चाहिए, तो वो तभी रहेगा जब इसका मीटर, जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा इंफिनिटी होगा। ठीक, ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं ये सब आपको याद करनी है इस सर तरीके से हम। हाँ बेटा, सर जैसे आपने बोला इसमें करंट नहीं होना चाहिए। करंट नहीं जाना चाहिए, तुम कोई भी डिवाइस लगाओ सर्किट में, और अगर वो खुद भी करंट लेने लगे तो फिर फायदा क्या? नहीं सर, मतलब अगर जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक वो बनाया सर्किट, सर्किट बनाया, तो वो इलेक्ट्रिसिटी तो पास होती ही जा रही है ना, सर्कुलर, मतलब कहीं ना कहीं तो उसको जाएगा ही, मतलब हाँ अगर वो दो डिवाइस एक्चुअल लगा में दिए जाता है। देखो आइडियल और एक्चुअल दो अलग अलग बातें होती है ना बेटा। तो। यस सर। आइडियल मतलब जो हम चाहते हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं वो हमेशा मिलता है क्या? नहीं। खासकर एनर्जी सेविंग के मामले में। ओके सर। जो बल्ब तुम लगाते हो, तुम चाहते हो कि बल्ब गर्म हो जाए? नहीं, तुम क्या बट चाहते हो, बल्ब के साथ क्या हो? वो बस लाइट बल्ब वर्क प्रॉपर्ली। हाँ वो चमके, बस ब्राइट हो। चमके। मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो केवल? लाइट। लाइट। हाँ, लेकिन वो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है। ओके। तो दिस इज आर दुर्भाग्य कि वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो वो दुर्भाग्य है और सौभाग्य है, वो दोनों ही बातें हैं। मतलब एनर्जी जो है वो कुछ ना कुछ दूसरे फॉर्म में जाती जाती है। तो उसी तरह वोल्ट मीटर जो है वो थोड़ा बहुत एनर्जी का खर्चा करेगा, मीटर भी थोड़ा बहुत एनर्जी का खर्चा करेगा, तो रीडिंग एक्चुअली एक्यूरेट 100% एक्चुअल लाइफ में नहीं आती है। कुछ ना कुछ तो करंट जाएगी दोनों में ही, खर्चा दोनों में कुछ ना कुछ हो गई होगा, दोनों कुछ ना कुछ यूज करने पर गर्म हो ही जाएंगे। पर अब क्या कर सकते हैं, आइडियल बोला मैंने, तो आइडियल वोल्टमीटर के लिए रेजिस्टेंस इंफिनिटी होना चाहिए और आइडियल अमीटर के लिए रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, ये याद कर लेना आप। यस सर। अब एक चीज और आती है जिसको अपन कहते हैं फ्यूज। व्हाट डू वी मीन अबाउट फ्यूज? फ्यूज होता क्या है? सुना है फ्यूज, घर पे सुना है ना फ्यूज?
तो ओवरलैपिंग ऑफ लगा है। ओवरलैपिंग नहीं, ओवर हीटिंग या फिर ओवर करंट। तो जभी भी, सुनना बच्चों, जभी भी, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप जो डिवाइस खरीद के लाते हो, हर डिवाइस की अपनी अपनी करंट की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब इतनी करंट उसे चाहिए। लेकिन ये भी होता है कि इससे ज्यादा करंट मिल जाएगी तो वो फूक जाएगा। कूलर में मोटर, पंखे मोटर फूक जाती है कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। यस सर, हो जाता है। हो जाता है। तो फूक जाने का मतलब है वो जल गया। जल जाने का मतलब है कि वो अंदर जब करंट फ्लो करेगी तो कुछ ना कुछ गर्मी पैदा होती है, और गर्मी इतनी हो गई कि उसने वायर्स को पिघला दिया और वो चिपक गया और अल्टीमेटली खत्म, वायर पिघल गए, तो खराब हो गया इक्विपमेंट। तो ज्यादा करंट होती है, इक्विपमेंट खराब हो जाता है। अब हम क्या स्मार्ट दिखाते हैं, हम क्या करते हैं, जैसे हमारे कूलर में है, हमको दुकानदार ने भेजा, कूलर खरीदने गए, हमने कहा भैया ये बताना जरा ये कितनी करंट पर ये फ्यूज खराब हो जाएगा। तो उसने कहा देखो भाई साहब, हम जो कूलर है ये इसमें लिखा हुआ है साफ साफ 220 वोल्ट का होना चाहिए और 5 एम्पियर से ऊपर करंट इसमें नहीं जानी चाहिए, या 15 एम्पियर से ऊपर करंट इसमें नहीं जानी चाहिए। तो हम घर गए, हमने घर में, हमारे पास इक्विपमेंट था, हमने नापा वायर। अरे हमने कहा यार कभी कभी तो इसमें करंट 16, 17, 18 भी हो जाती है, यानी कि हमारा कूलर अगर हम ऐसे ही लगा देंगे तो फूक जाएगा। यस सर। दुकानदार ने बोला 15 से कम नहीं होनी चाहिए, 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर 16, 17, 18 एम्पियर करंट कूलर में पहुंच गई तो कूलर की मोटर फूक जाएगी, खराब हो जाएगी। यस सर। खराब हो जाएगी। यस तो सर। मैं क्या स्मार्टनेस में क्या दिखाता हूं, मैं कूलर में करंट पहुंचने से पहले बीच में एक छोटा सा वायर लगा देता हूं, खाली वायर। इसको बोलते हैं फ्यूज वायर। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूज वायर। ये क्या काम करता है, ये फ्यूज वायर को ऐसी सेटिंग होती है कि जैसे हमें कूलर को चाहिए 15 एम्पियर, तो फ्यूज वायर की मैक्सिमम, मतलब कूलर 15 एम्पियर से ऊपर पे जल जाएगा, तो हम फ्यूज वायर को 14 एम्पियर या 14.5 या फिर 13 एम्पियर पे सेट कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो फ्यूज वायर में अगर 13 एम्पियर या उससे ज्यादा एम्पियर की, मतलब फॉर एन एग्जांपल हमने उसको सेट किया 14 एम्पियर पे, हमारा कूलर फूक जाएगा 15 एम्पियर या उससे ज्यादा पे, और हमारा ये फ्यूज वायर फूक जाएगा, मतलब जल जाएगा। कब? 14 एम्पियर और उससे ज्यादा पे। तो सर्किट में जैसे ही 14.5 एम्पियर करंट हुई तो कूलर जलेगा क्या? तो पहले तो फ्यूज जलेगा। फ्यूज जल जाएगा। नो कूलर सर। जलेगा क्या? फ्यूज जल जाएगा। नो सर। और जैसे ही फ्यूज जल जाएगा, फ्यूज का एक तार है, तार जल जाएगा तो तार पिघल के टूट जाएगा। तो करंट फ्लो नहीं Yes, बंद sir. जैसे ही तार टूट गया वैसे ही करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। बंद हो गया, तो कूलर अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन कूलर जलेगा क्या? नहीं। नहीं हमारा जलेगा। जो तार था वो 2-3 रुपए का आएगा, लेकिन कूलर हमारा 10,000 रुपए का था, महंगा आइटम बच गया। यस सर। आएगा, मजा आएगा। यस सर। मतलब वो टूट जाता है, वो जल हाँ जाता है, वो हाँ तोड़ देता है। हाँ, मतलब खुद अपना बलिदान दे देता है, जिसकी वजह से हमारा इक्विपमेंट बच जाता है। समझ गए? यस। ठीक है, ये Yes, सेफ्टी sir. डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है ये? सेफ्टी। सेफ्टी डिवाइस। चलो भाई साहब, अब हम बनाते हैं कोई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये सारे के सारे हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट के आइटम देख लिए, अब बनाते हैं हम इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट के आइटम तो हमने देख लिए, अब बनाते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी कि ओम्स लॉ पे आ जाते हैं हम। सबसे पहले हमने लगाया एक रेजिस्टेंस, रजिस्टर लगाया। रजिस्टर का रेजिस्टेंस था R, पता नहीं हमें क्या था, लेकिन रजिस्टर लगाया हमने। रजिस्टर में कितनी करंट है वो नापने के लिए हमने लगाया एमीटर। रजिस्टर में कितना वोल्टेज है वो नापने के लिए हमने लगाया वोल्टमीटर। इस एमीटर, वोल्टमीटर, फिर इसके बाद हमने एक रेओस्टेट लगा दिया बीच में कि हम क्या है, सर्किट में करंट का फ्लो को चेक बढ़ा या घटा सके। रेओस्टेट बोले तो वेरिएबल रजिस्टर, जिसका रेजिस्टेंस हम अपने मर्जी से चेंज कर सके। फिर लगा दिया हमने स्विच, फिर लगा दी हमने बैटरी, और फिर हमने फाइनली इसको बंद कर दिया।
ये बन गया हमारा पूरा सर्किट। कोई प्रॉब्लम? स्विच वाला बटन, क्या कह रही हो बेटा? स्विच वाला बटन वो तो मेन होता है। ये तो है ना, स्विच नहीं लगा, ये नहीं दिख रहा। अच्छा हाँ ओके। स्विच देखो, स्विच है हमारा S, बैटरी है B, रेजिस्टेंस है R, एमीटर A, वोल्टमीटर V और रेओस्टेट RH। रेओस्टेट RH, ये ऐसे एरो का सिंबल, मतलब इसका मतलब होता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है बदल सकता है। और सर बल्ब? फिर से बोलो। बल्ब मतलब देखो, बल्ब। रजिस्टर और बल्ब में कुछ खास अंतर नहीं है। मैं रेजिस्टेंस हटा करके बल्ब लगा सकता हूँ, एक कोई बात है, समझे क्या? यस मतलब सर दोनों से ये पता चलना चाहिए कि करंट हो रहा है कि नहीं हो रहा मतलब दोनों में ही करंट यूज होता है। है। यस सर। करंट का यूज होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म में। देखो रजिस्टर में चमकता नहीं है, वो गर्म हो जाता है और पिघल जाकर खत्म हो जाता है। रजिस्टर बाजार से तुम खरीद के ला सकते हो, ठीक। बाजार में रजिस्टर खरीद सकते हो तुम, 10 ओम का, 50 ओम का, 100 ओम का, 1 किलो, छोटे छोटे आते हैं वो, 1-1 रुपए के, 1.5 रुपए के आते हैं। ज्यादा बड़ा लोगे 1.5, 2, 3, 4, 5 रुपए का आ जाएगा। ऐसे आते हैं रजिस्टर, बाजार में खरीद सकते हो तुम, ठीक है। दुकानों पे रजिस्टर मिलते हैं, इलेक्ट्रिक की दुकानों पर रजिस्टेंस मिल जाते हैं। चलो भाई साहब अब शुरू करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से ये हमारा सर्किट हो गया। अब सर्किट में हमने क्या है, बैटरी लगाई, बैटरी के बाद हमने स्विच को किया ऑन। स्विच को ऑन करना था, अभी तक ऑफ था, स्विच को ऑन करना था, इसका मतलब हमने दोनों को जोड़ दिया, ये स्विच हो गया ऑन पोजीशन में। क्लियर? जैसे ही स्विच ऑन होगा वैसे ही करंट निकलेगा। अच्छा, इसमें ये प्लस है, ये माइनस है, यानी कि इसका भी ये प्लस, ये माइनस, इसका भी ये प्लस, ये माइनस। प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना, नहीं तो सर्किट गलत हो जाएगा। प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। अब होगा क्या कि सर्किट में, इसमें बैटरी में करंट, बैटरी से करंट निकलेगी, करंट इसमें फ्लो होना शुरू होगी। मतलब अमीटर की कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी और वोल्टमीटर की कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी। हमने क्या किया, वोल्टमीटर की रीडिंग को और अमीटर की रीडिंग को लेकर के हमने एक ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाएंगे उसके पहले हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। ओके, तो फॉर एन एग्जांपल, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूं। वोल्टेज रखा हमने 10 वोल्ट, तो करंट आ गई 2 एम्पियर। वोल्टेज हमने बढ़ा दिया। वोल्टेज बढ़ाएंगे कैसे, रेओस्टेट को आगे पीछे घसीट के। रेओस्टेट एक डिवाइस होता है जो रेजिस्टेंस बदलता है, यानी कि रेओस्टेट में रेजिस्टेंस बदलेगा तो सर्किट में करंट वरेंट सब बदल जाएगा। तो मतलब जब ये 10 वोल्ट था तो ये 2 एम्पियर है। फिर हमने वोल्टेज को बढ़ा करके कर दिया 20 वोल्ट, डबल कर दिया। हमने क्या देखा, करंट भी जस्ट डबल हो गई, 2 एम्पियर से बदल के डबल होकर के कितनी हो गई, 4 एम्पियर। 4 एम्पियर। हमारी जो करंट है वो हमारी 4 एम्पियर हो गई। फिर हमने कहा अच्छा 10 से 20 किया तो ये हुआ। अब हम 10 से 5 करके देखते हैं, मतलब आधा। तो हमने 5 वोल्ट कर दिया, तो करंट भी क्या हो गई, 0.5 एम्पियर। आधी हो गई करंट। अरे 2 का आधा होगा ना, 10 1 1 हो गया, 1 एम्पियर। हमने कहा अच्छा काम करते हैं, हम 5 गुना करके देखते हैं। 5 गुना का मतलब 25 10 का 5 गुना रे। हाउ चलो 5 का, हाउ 5 का 5 गुना करते हैं, 25 वोल्ट। चलो, तो करंट भी 1 एम्पियर की 5 गुना हो गई, कितनी, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। मतलब यहां से ये बात देखो जरा, यहां पर तुमने V अपॉन I निकाला, कितना आया, V अपॉन I करो, कितना आ रहा है, 10/2, कितना आ रहा है, 5। 20 अपॉन 4, 5 5/1, 5 5 और 25 अपॉन 5, 5 यानी कि तुम V और I का रेशियो हमेशा फिक्स है। यानी कि इसका मतलब ये है कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हो गया। क्यों भाई साहब, नहीं आया समझ में? अच्छा, Yes. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट लगाते हो, वो Yes, कांस्टेंट होता है R फॉर रेजिस्टेंस। दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके पहले हम ग्राफ बना लें।
स्टेटमेंट लिखें उसके पहले हम ग्राफ बना लें। हम क्या करते हैं, y एक्सेस पर लिखते हैं v फॉर वोल्टेज, और x एक्सेस पर लिखते हैं i फॉर करंट। ठीक है, 5-5 के गैप नहीं, 2-2 के गैप पर बनाते हैं, मतलब 1-1 के गैप पर बनाते हैं करंट। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर। तो जब 1 एम्पियर, तो इधर पे 5-5 के गैप पे बनाते हैं। 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, 30 वोल्ट। इसके बाद जब 1 एम्पियर करंट थी तो वोल्टेज था 5 वोल्ट। जब 2 एम्पियर करंट है तो वोल्टेज था 10 वोल्ट। जब 15 एम्पियर वोल्टेज है तो करंट हो जाएगी 3। 20 पर करंट हो जाएगी 4। 25 पर करंट हो रही है 5। इसका मतलब 1 पॉइंट इधर मिला, 1 पॉइंट इधर मिला, 1 पॉइंट इधर मिला, 1 पॉइंट इधर मिला, 1 पॉइंट इधर, 1 पॉइंट। अरे वाह, इन सारे पॉइंट्स को मिला दो तो एक लाइन नहीं बन जा रही सीधी सनसनाती हुई? यस सर। यस सर। बस यही ये लॉ हमें समझाता है ग्राफ के हिसाब से, कि जो आप v और i का ग्राफ बनाओगे, ओम्स लॉ कहता है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। ओम्स लॉ कहता है कि जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना करंट बढ़ेगा, यानी कि जो वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो स्टेटमेंट जो है वो मैं लिखता हूं, इफ physical conditions remain unchanged, if physical conditions remain unchanged, physical condition मतलब गर्मी वर्मी ना बढ़े, समझे कुछ मेरी बात? if physical conditions remain unchanged, तो physical condition unchanged का मतलब है गर्मी वगैरह नहीं बढ़ रही है। तो अगर गर्मी वर्मी नहीं बढ़ती है, if physical conditions remain unchanged, then in a resistor voltage is directly proportional to यदि फिजिकल कंडीशंस हमारी नहीं बदलती हैं, फिजिकल कंडीशंस रिमेन अनचेंज्ड मतलब गर्मी ना बढ़े। देखो, टेम्परेचर बढ़ने पर जो रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, ऐसा बताया था मैंने। यस सर। यस सर। तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ये ग्राफ हर बार v अपॉन आई कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर आप गौर से देखो v अपॉन आई की वैल्यू r के बराबर आ रही है ना? यस सर। v अपॉन आई की वैल्यू r के बराबर आ रही है ना, बोलो? यस सर, आ रही है। हाँ, तो v अपॉन आई की वैल्यू r के बराबर ही आती है। ये यही ओम्स लॉ है हमारा, और इसका मतलब है जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, और इस ग्राफ में यदि ग्राफ देख करके आपको r निकालना है तो आप क्या करो, ये वाली वैल्यू जो है
ये V होती है और ये वाली जो वैल्यू है आई। ये वैल्यू I होती है ना। यस सर। तो पर अब ये ट्राइंगल सा बन गया एक, और इस ट्राइंगल में थीटा, तो टेन थीटा अगर आप करोगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस। परपेंडिकुलर अपॉन सर बेस V अपॉन आई क्या हो जाएगा, R। हाँ बोलो बेटा। सर आपकी वीडियो रुक रुक के आ रही है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। वीडियो रुक के आ रही के आवाज रुक के आ रही? सर ये आप स्क्रीन पे है ना जो, हाँ मैं जो वो दिख जब रहा आप हूँ बोल दे रहे फिर आ रहा है सर। अभी तो सही आ रहा है। In my also it is same. सर मेरे में सही आ रहा है। तो मेरे ठीक में है, भी सही आ रहा है। सर ठीक है। मेरे वो में भी सही तो आ रहा है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, इंटरनेट थोड़ा बहुत मेरा या आपका गड़बड़ हो जाता है, इस वजह से दिक्कत आती है। ठीक है, अभी 1-2 मिनट के लिए मैं वीडियो बंद करके फिर दोबारा चालू करूंगा, सही आ जाएगा। मेरे फोन पे भी फोन आने लगा था अचानक से, मतलब मैं जो कैमरा है ना वो फोन का इस्तेमाल करता हूँ, तो इस वजह से फोन पे जब फोन आता है तो हो सकता है डिले हो जाए। अभी भी हो रहा है क्या बेटा ऐसा ही? नो सर। ओ सर। ओके, तो टेन थीटा इक्वल्स टू V अपॉन आई, और V अपॉन आई अभी ओम्स लॉ के हिसाब से R के बराबर होता है, तो टेन थीटा बराबर R हो गया। तो ये ट्राइंगल देख रहे हो आप, जब भी ऐसा ट्राइंगल बने V और I, तो ये जो I थीटा बनाए ये करंट के साथ बनाए। किसके साथ बनाए थीटा? करंट के साथ। तो करंट के साथ वाले थीटा का जब तुम टेंजेंट निकालते हो, टेन थीटा निकालते हो, तो वो रेजिस्टेंस आता है। समझ गए? बोलो। यस सर। यस सर। जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ज्यादा टेन थीटा होगा, यानी कि उतना ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा। क्लियर है कि नहीं? सर V अपॉन आई R कैसे हो सकता? लो, अभी तो ओम्स लॉ ने यही तो बताया, V अपॉन आई। ये दिख नहीं रहा तुम्हें? यस सर। तो आ गए। देखो इसको देखो, V अपॉन आई बराबर R, where R is a constant which is resistance। सर मतलब ये बताया नहीं गया, बस ये लॉ ने बताया है। हाँ, कि ओम्स लॉ ने यही बताया हमें कि ये रेजिस्टेंस के बराबर होगा। V अपॉन आई इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस बोल देंगे, और वो रेजिस्टेंस हमारे वायर का या बल्ब लगा है जो भी लगा है उसका रेजिस्टेंस होगा। तो वो रेजिस्टेंस का अलग फॉर्मूला मैंने पढ़ाया, वी आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो L upon A। हाँ, तो वो अगर तुम रो एल और ए में से कुछ भी बदलोगे तो बदलेगा, नहीं तो वी और आई बदलने पर नहीं बदलेगा। एक बार तुमने जो बल्ब लगा दिया, अगर वो गर्म नहीं हो रहा है, मतलब उसका रेजिस्टेंस नहीं बदल रहा है, तो वी और आई प्रोपोर्शनल रहेंगे एक दूसरे के। ठीक है? यस सर। फिर अगर वो लाइन स्ट्रेट नहीं होगी तो फिर ओम्स लॉ का फॉलो नहीं होगा। ओके। अब मैं जस्ट यही लिखने वाला था, सम टाइम ये लॉ फॉलो नहीं होता, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ नहीं है। आपने ग्रेविटी वाला लॉ पढ़ा है क्या? यस सर। G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। यस सर। यस सर। सर वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल है, उसका मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशनल कहीं पे भी कांस्टेंट। सर मतलब हाँ मतलब पूरी यूनिवर्स में सेम है वो। पूरी सेम है। यूनिवर्स जैसे हर जगह सेम ही रहेगा वो। ओके, ठीक है। ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। ओम्स लॉ हमारा यूनिवर्सल लॉ नहीं है। इसका मतलब ये होता है, ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, विच मीन्स तो ये चेंज होता रहेगा। हाँ, इट इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल। अब इसका मतलब है, आपको सवाल पूछा जाएगा अब कि कहां कहां ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो फर्स्ट, फॉर सेमीकंडक्टर्स, ओम्स लॉ is not applicable।
फॉर सेमीकंडक्टर्स ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड। दूसरा, ओम्स लॉ हमारा वैलिड नहीं होता है। फॉर सेमीकंडक्टर्स ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड। दूसरा, फॉर resistors for conductors at high temperature, मतलब बल्ब बहुत गर्म हो जाता है जब, Ohm's law is not valid। तो ठीक है भाई, इसी के साथ हम लोग अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे, ये मैं आपको अभी भेज देता हूँ। ठीक है बच्चों, बाय बाय। सर रिकॉर्डिंग ओके सर। आज ही भेज हाँ देंगे? हाँ हाँ, आज भेज दूंगा मैं। ओके सर। ओके बच्चों, बाय। सर ओम्स Thank लॉ you, के sir. लिए Bye, sir. स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। क्या बेटा? सर ओम्स हाँ। लॉ होगी, उसके लिए स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए हर समय। हाँ हाँ, ओम्स लॉ के लिए अगर फॉलो करना है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ की बननी चाहिए, और बाकी ये जो दो मैंने कंडीशन लिखी है इनमें स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है। ओके सर। हाँ सर, ठीक है ठीक सर। है, बाय। ओके सर, बाय थैंक यू सर। सर, बाय बाय सर। बेटा, थैंक यू सर। वेलकम बेटा, बाय सर। बाय बेटा।